ओमिक्रॉन, जो कि थर्ड वेव की आशंका के साथ हमारे देश में एंट्री कर चुका है। क्या है ओमिक्रॉन? ये कितना घातक साबित हो सकता है? वैक्सीनेटेड लोगों पर इसका क्या प्रभाव है और किस प्रकार इस तरह के वायरस और म्यूटेंट से हम अपने और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं? हमारा आज का वीडियो इसी विषय में है। मैं डॉक्टर आयुषी त्रिपाठी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा के बाद कोरोना फैमिली से पांचवा मेंबर जो कि ओमिक्रॉन है वो हमारे यहाँ आ चुका है। ओमिक्रॉन, जिसका पूरा नाम है B1.1.529, सबसे पहले देखा गया ये साउथ अफ्रीका की बोत्सवाना कंट्री में 24 नवंबर को उन्होंने WHO को रिपोर्ट किया। हालांकि बाद में ये देखा गया कि नीदरलैंड्स में ये 19 नवंबर को ही पाया गया था, लेकिन WHO को रिपोर्ट सबसे पहले साउथ अफ्रीका से ही हुआ है। ठीक है, 26 नवंबर को WHO ने इसको वायरस ऑफ कंसर्न की लिस्ट में डाल दिया। वायरस ऑफ कंसर्न को आप इस तरीके से समझिए, ये पांचवा वायरस है जो इस लिस्ट में डाला गया है। वायरस ऑफ कंसर्न आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ऐसा वायरस जिसकी ट्रांसमिशन पावर बहुत ज़्यादा हो, जिसकी सीवियरिटी बहुत हाई हो और वैक्सीन जिस पर इफ़ेक्ट कम डाल पा रहे हों। समझिएगा, इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जैसे इन्फ्लुएंज़ा वायरस है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये कॉमन वायरस है जो कि सीजनल फ्लू का कारण है। इसकी वजह से भी पर ईयर लगभग 6 से 7 लोगों की डेथ होती है। ये मैंने ये WHO की रिपोर्ट जो 2017 में आई थी उसमें बताया गया है, लेकिन इसकी वैक्सीन्स को भी हमें पर ईयर अपडेट करना पड़ता है। ये उतना लाइट में नहीं है जितना कि कोरोना लाइट में आ चुका है, वो बात अलग है, लेकिन एक वायरस की कॉमन फिनोमेना होती है, दैट इज़ कॉल्ड म्यूटेशन। म्यूटेशन मीन्स होता क्या है, ये अपने स्वरूप को, अपने फॉर्म को, अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता रहता है एनवायरनमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो कोरोना वायरस उसमें भी यही हुआ है, इसने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया है। किस तरह से? इस बार इसमें 50 म्यूटेंट्स पाए गए हैं, 50 प्रकार के म्यूटेंट्स, जिसमें से 32 प्रकार के केवल इसकी स्पाइक्स प्रोटीन्स में पाए गए हैं। स्पाइक्स प्रोटीन्स आप इस तरीके से समझिए, आपने कई डायग्राम्स देखे होंगे वायरस के, तो उसमें जो कांटेनुमा स्ट्रक्चर होता है ऊपरी उसकी सतह पर, उसको हम बोलते हैं स्पाइक्स प्रोटीन। दीज स्पाइक्स प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्रेंस ऑफ वायरस इन आवर बॉडी। इसका मतलब ये है कि जैसे ही वायरस अपन वायरस के कॉन्टेक्ट में आते हैं, वो स्पाइक्स प्रोटीन के द्वारा अटैच होता है और अपनी बॉडी में एंट्री करता है। ठीक है, तो इसमें 32 प्रकार के म्यूटेंट्स केवल इस बार ओमिक्रॉन में देखे गए हैं। याद कीजिए डेल्टा वेरिएंट, जिसकी वजह से सेकेंड वेव जो इतनी खतरनाक थी आई थी, उसमें सिर्फ 9% म्यूटेंट्स पाए गए थे। तो आप खुद ही समझ सकते हैं ये कितना ज़्यादा उससे खतरनाक साबित हो सकता है। खैर, ये उसका फॉर्म है, ये उसकी कंडीशन है, वो एनवायरनमेंट के हिसाब से वायरस अपने आप को चेंज करता रहता है। दूसरी बात अगर करें तो ट्रांसमिशन की, ये भी एक वायरस की प्रॉपर्टी है। ट्रांसमिशन मीन्स वो कितनी तीव्रता से फैलता है। तो आप ये समझिए, जब पहला वायरस आया था वुहान स्ट्रेन, उससे डेल्टा वायरस की ट्रांसमिशन पावर 60% ज़्यादा थी, जो कि आपने देखा किस तरीके की तबाही मचाई अभी जो सेकेंड वेव आई थी। लेकिन आप ये समझिए ओमिक्रॉन की ट्रांसमिशन पावर 500% ज़्यादा है। तो इसकी तीव्रता कितनी ज़्यादा होगी आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन इट्स अ गुड न्यूज़। क्यों? आप ये सोचेंगे कि इसको हम अच्छा क्यों कह रहे हैं? अच्छा इसलिए क्योंकि एक कॉमन जो वायरस की प्रॉपर्टी होती है, एक कॉमन बता रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि ये होगा ही। एक कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि ट्रांसमिशन पावर ऑफ अ वायरस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेथ रेट या मोर्टेलिटी रेट। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर जो वायरस जितना ज़्यादा ट्रांसमिशन करता है, उसकी डेथ रेट उतनी ही कम कॉज करता है वो लोगों पे। इसका अपन देख भी सकते हैं कि 33 देशों में अभी तक इस वायरस की एंट्री हो चुकी है, लेकिन ओमिक्रॉन की वजह से अभी तक एक भी डेथ नहीं रिपोर्ट हुई है। अभी तक टिल डेट अभी तक एक भी डेथ ओमिक्रॉन की वजह से रिपोर्ट नहीं की गई है। दैट मीन्स डेथ रेट इसकी कम रहेगी। हॉस्पिटलाइजेशन रेट ज़्यादा है क्योंकि लोगों में सिम्टम्स आ रहे हैं, अब लोग जागरूक हो चुके हैं, तो वो पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल्स अपने चेकअप कराने, RT-PCR कराने, जीनोम सिक्वेंसिंग जो भी हो रहा है आजकल उसके लिए। लेकिन डेथ अभी तक ओमिक्रॉन की वजह से नहीं देखी गई है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसमिशन होगा, ये फैलेगा, बहुत तेज़ी से फैलेगा, लेकिन अगर हम अपना बचाव करना चाहें और सुरक्षित रहना चाहें तो रह सकते हैं अपने ऊपर काम करके। ठीक है, तीसरी बात, एक सवाल मन में ये आता है कि वैक्सीन्स
किस तरीके से इस पे इफ़ेक्ट कर सकती हैं, तो ये एक अभी तक की रिसर्च में ये कहा गया है कि वैक्सीन्स आर नॉट दैट मच इफ़ेक्टिव ऑन दिस वायरस। जी हाँ, उनकी इफ़ेक्टिवनेस कम रहेगी। क्यों? क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्पाइक्स प्रोटीन्स हैं, वैक्सीन्स जो बनाई जाती हैं उसके स्पाइक्स प्रोटीन के स्ट्रक्चर के आधार पर बनाई जाती हैं, जो कि अभी वैक्सीन्स अपने अलग ही हैं। लेकिन जब इसने अपना फॉर्म ही चेंज कर लिया है तो आप खुद सोचिए वैक्सीन्स इस पर कैसे काम करेंगी। काम तो करेंगी लेकिन उतना इफेक्ट नहीं रहेगा। जिसको आधार पर बना के हमने वैक्सीन्स बनाई उसने अपना स्ट्रक्चर ही चेंज कर लिया, तो ये किस तरह से काम करेंगी, ये बात अलग है। आपने अभी सुना होगा कि ICMR ने एक रिपोर्ट निकाली थी कि जो कोवैक्सीन है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, यानी कि वो इफेक्ट करेगी ओमिक्रॉन वायरस को। एक तरीके से कह भी सकते हैं कि ये हो भी सकता है क्योंकि जो कोवैक्सीन बनाई गई है वो इनएक्टिवेटेड सेल टेक्निक पे बनाई गई है, केवल स्पाइक्स प्रोटीन नहीं, वायरस एज अ होल उसको बेस बनाकर ये कोवैक्सीन बनाई गई थी। तो हो सकता है कि कोवैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव हो, लेकिन हाँ उतनी भी नहीं। देखिए, वायरस एक ऐसी चीज़ है कि जिसका काम है परिवर्तन, वो अपना काम करेगा। आप एक बात ये सोचिए, HIV के बारे में आप कब से सुनते आ रहे हैं, सदियों से सुनते आ रहे हैं कि HIV वायरस है जिसकी वजह से एड्स होता है। तो क्या आज तक हम उसको मिटा पाए हैं? नहीं मिटा पाए। होता क्या है कि जो रिसर्च एजेंसीज़ होती हैं, जो हेल्थ एजेंसीज होती हैं, गवर्नमेंट के साइड से गाइडलाइन जारी कर दी जाती है कि आप इस गाइडलाइन का पालन करें तो आप उस वायरस से सुरक्षित रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल HIV में क्या निकाला गया, टू हैव वन पार्टनर और सेफ सेक्स, या निडल्स शेयर ना करें, या ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के समय ध्यान रखें, या HIV संक्रमित अगर कोई महिला गर्भवती हो जाती है तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन रख सकते हैं। तो हम केवल अब बात करें कोरोना की, तो इस वायरस के लिए भी सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन में क्या कहा गया है कि आप मास्क का उपयोग करें, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, हैंडशेक ना करें, ऑब्जेक्ट्स को ज़्यादा ना छुएं, और सबसे बड़ी बात, दोनों वैक्सीन्स लगाएं। भले ही अभी रिसर्च में ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है कि वैक्सीन्स कितना प्रभाव डाल रही हैं या नहीं डाल रही हैं, आप उससे मतलब ना रखें। आप बस इतना करें कि यदि आपने और आपकी फैमिली में अगर किसी ने 2 डोज नहीं लिए हैं तो वो ज़रूर लीजिए। कुछ हद तक तो आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ी रहेगी और कुछ हद तक तो आप वायरस को अपने से दूर रख पाएंगे। अगर सिम्टम्स की बात करें इसके, तो इस बार सिम्टम्स ऐसे नहीं आए जैसे लास्ट टाइम थे। कैसे कि सांस लेने में तकलीफ़ पिछली बार बहुत ज़्यादा हुई थी, ठीक है, और ऑक्सीजन की कमी भी देखी गई थी, प्रॉब्लम जा रही थी। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार जनरल सिम्टम्स हैं, सर्दी, खांसी, बुखार, मांसपेशियों में दर्द और पल्स रेट थोड़ा बढ़ जाएगा, बस इतना जनरल सिम्टम्स हैं। लेकिन इसको अपन को साइड नहीं करना है। अगर ऐसे कुछ सिम्टम आ रहे हैं तो आप उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के आज के वीडियो का मेन उद्देश्य यही था कि आपको ये समझाया जा सके कि होम्योपैथी किस प्रकार से इन सब जो घटनाक्रम चल रहे हैं हमारे आसपास, कैसे आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। होम्योपैथी का एक प्रिंसिपल है इंडिविजुअलाइजेशन। इंडिविजुअलाइजेशन को आप इस तरीके से समझिए, इसका मतलब है कि हर व्यक्ति अपने अपने आप में एक इंडिविजुअल कैरेक्टर रखता है। आप जैसे कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, लेके चलिए, अगर मान लीजिए लास्ट ईयर 10 लोगों को कोरोना हुआ, ठीक है, उनमें से 1 की डेथ हुई, 3 इतने ज़्यादा बीमार हुए कि वो हॉस्पिटलाइज हो गए सीवियर कंडीशन में, 3 इस तरीके के रहे कि वो उससे बाहर तो नहीं निकल आए लेकिन आज तक उसके सिम्टम्स उनके साथ चल रहे हैं, 3 इस तरीके के भी रहे होंगे कि उनको कोरोना हो भी गया, निकल भी गया, वो अपने रेगुलर काम करते रहे और आज भी नॉर्मल है। अब आप ये सोचिए, वायरस तो सेम था, वायरस में कोई चेंज नहीं था, एक ही वायरस ने सबको अटैक किया, लेकिन सब ने अलग अलग रिस्पॉन्स दिया। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की रेजिस्टेंस पावर अलग है, हर व्यक्ति की इम्यूनिटी लेवल अलग है, ठीक है। तो हम कर क्या सकते हैं ऐसी कंडीशन में? अपनी इम्यूनिटी पे काम कर सकते हैं ताकि वायरस हम पे अटैक करे भी तो हम या तो बहुत कम में या बिल्कुल नेग्लिजिबल डिस्टर्ब हुए उससे बाहर निकल सकें। तो आज होम्योपैथी की ऐसी ही 3 मेडिसिन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी जो आपकी इम्यूनिटी लेवल को कुछ हद तक बूस्ट करेंगी, कुछ हद तक नहीं, काफ़ी हद तक बूस्ट करेंगी। आप इनका उपयोग करने के बाद ही बताएं। सबसे पहली मेडिसिन है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। अब ये सुनने में थोड़ा अटपटा नाम लग रहा होगा लेकिन इसका कॉमन नाम है गिलोय। अब तो आप समझ गए होंगे, गिलोय का नाम काफ़ी सुना है। इसका मदर टिंचर लेना है। मदर टिंचर एक्चुअल में अर्क होता है उसका मेडिसिन का, या जैसे आपने गिलोय ली तो गिलोय का अर्क रहेगा ये। इसका किस तरीके से इम्यूनिटी बूस्ट करता है? ये आपके WBC काउंट को इंक्रीज़ करता है। WBC को हमारी बॉडी का पुलिसमैन कहा जाता है। दैट मीन्स अगर कोई फॉरेन पार्टिकल
कोरोना नहीं, कोई भी बैक्टीरिया वायरस अगर आपकी बॉडी में एंट्री करता है तो सबसे पहले अटैक WBC ही उस पर करते हैं, ये वो रिस्पॉन्स देते हैं, इसलिए उनको पुलिसमैन कहा गया है। तो ये आपकी बॉडी में WBC के काउंट्स को बढ़ाता है, इस प्रकार से ये आपकी इम्यूनिटी लेवल को इंक्रीज़ कर सकता है। सेकेंड मेडिसिन है ओसिमम सैंक्टम, जो है तुलसी। अब तुलसी के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत मेरे ख्याल से है नहीं। तुलसी वैसे भी सर्दियों में उसका उपयोग लोग बढ़ा देते हैं, अपनी चाय वगैरह में तुलसी अदरक डेली यूज़ करते हैं। कुछ लोग सीधे पत्ते ही चबाते हैं, क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि तुलसी आपका इम्यूनिटी लेवल बढ़ाता है, आपको जनरल सर्दी कफ कोल्ड से दूर रखता है। तो दूसरा हम यूज़ करेंगे तुलसी। तीसरी जो मेडिसिन है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा इसका आयुर्वेद में भी बहुत ज़्यादा इसको महत्व दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये पूरी आपकी इंटरनल पावर को बढ़ाता है, आपकी इम्यूनिटी के साथ साथ आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ये आपको एज अ होल या तो आपकी नींद में भी आपके लिए काम करता है, आपकी इफ़ेक्टिविटी बढ़ाता है, हर तरीके से एक ये बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है अश्वगंधा। तो आपको करना क्या है कि इन तीनों मेडिसिन के मदर टिंचर क्यू को आपको बराबर मात्रा में एक ड्रिपर टाइप का आप ले लीजिएगा। उस ड्रॉप में आपको तीनों को मिक्स करके रखना है। करना क्या है, सुबह शाम गर्म पानी में, आधे कप गुनगुने पानी में इसकी 10 से 15 बूंद आपको लेना है। और अगर बच्चों का तो आपको खास ख्याल रखना चाहिए, क्यों? क्योंकि बच्चों को अभी तक वैक्सीन्स लगी नहीं हुई हैं, तो बच्चों को भी आप 7 से 8 बूंद सुबह, 7 से 8 बूंद शाम को दे सकते हैं। इसका उपयोग कीजिए एटलीस्ट इन 3 महीने, जो कि सर्दियों का मौसम है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 3 महीने आप इनका प्रॉपर उपयोग कीजिए। वो मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि अभी IIT कानपुर ने एक रिपोर्ट निकाली है, उनके अनुसार जो ओमिक्रॉन वायरस है वो आपकी फरवरी में 3rd वेव ला सकता है। काफ़ी ज़्यादा आशंका है कि 3rd वेव ला सकता है ओमिक्रॉन फरवरी के महीने में। तो आप एटलीस्ट इन 3 महीनों में उसका उपयोग कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो होगा नहीं, ये आप खुद ही जानते हैं, बताने की ज़रूरत है नहीं। होम्योपैथी से अलग भी जाने तो आप इन तीनों मेडिसिन को बहुत अच्छे से जानते हैं, इनके बारे में बचपन से सुनते आ रहे हैं। ठीक है, तो इन 3 मेडिसिन का प्रयोग करें। वायरस को हम नहीं बदल सकते, हम सिर्फ अपने अंदर अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। तो हमें काम क्या करना है, हमें अपनी इम्यूनिटी लेवल बढ़ाना है। इन तीनों मेडिसिन को बराबर मात्रा में लीजिए, जिनको आप जानते हैं उन्हें भी सजेस्ट कीजिए, ताकि सब लोग अपने अपने लेवल पर अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकें। इन तीनों मेडिसिन का नाम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फर्दर अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो उसकी जानकारी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप इंदौर में रहते हैं तो आप हमारी क्लिनिक भी विजिट कर सकते हैं, जो कि टावर स्क्वायर पर रक्षा अकेडमी की बिल्डिंग में है। आप वहां आएँ, विजिट करें और इसके बारे में और जानकारी भी ले सकते हैं। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। हमारे इस प्रयास को समर्थन देने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। नमस्कार।